जय हिंद दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा बीआरओ की नोटिफ़िकेशन के लिए, लेकिन लीजिए बीआरओ ने आज 20 मई 2026 को अपना नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है आप लोगों के लिए। बहुत खुशखबरी का न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए सीधे नोटिफ़िकेशन के मेन पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे परेशान थे कि सर नोटिफ़िकेशन कब आएगा? तो लीजिए आप लोगों के लिए नोटिफ़िकेशन आज जारी हो गया है, बीआरओ की वेबसाइट पे भी लोड हो गया है। तो वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता है, टोटल वैकेंसी जो है ट्रेड्स वाइज ड्राफ्ट्समैन में जो है वो कितनी-कितनी है, तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं, ठीक है? ड्राफ्ट्समैन में 42 है, हिंदी टाइपिस्ट में 10 है, आपकी स्टोर कीपर में 300 है और ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 261 है और ओईएम के लिए 207 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 79 है। तो अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग डेट की। देखिए बीआरओ ने क्लियर लिख दिया है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर जनवरी 2026 21 मई 2026 यानी कल के डेट से लिया जाएगा। ठीक है, ये कल के डेट से कंसीडर होगा रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जितने बच्चों ने अब तक एप्लीकेशन भेज दिया है और जिसकी एप्लीकेशन वहां पहुंच गई है, अब उसके बारे में बताना थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन मे बी देखिए उसका कंफर्मेशन मैं बाद में करूंगा कि उसका क्या हो रहा है। लेकिन ये मान लीजिए कि जो भर दिए हैं, अगर आज कल में डिस्पैच किया उनका कल के बाद रिसिप्ट होगा तो वो सब मान्य हो जाएगी, लेकिन जो पहले रिसिप्ट हो गई होगी उनको शायद दोबारा भरना पड़े। ठीक ना? तो वो मैं कंफर्म करूंगा बाद के वीडियो में। लेकिन चलिए, जो लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट है रिसिप्ट एप्लीकेशन की 21 मई 2026 है और बी में है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट रीजन मेंशन इन पैरा सी, यानी इसमें जो मेंशन है इसकी बात हो रही है। ऑल स्टेट के लिए 4 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट डिक्लेयर किया गया है और ये पैरा सी में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह जो जितने हैं इस टोटल सी में, इनको 19 जुलाई 2026 दी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मेन पॉइंट पे बस बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन वैसे भी लंबी होती है। ठीक है, और ये डी में लिखा गया है कि ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाय ग्रिप सेंटर दिघी कैंप पुणे 15। मतलब आप लोग को जो भेजना है वो एप्लीकेशन ग्रिप सेंटर दिघी कैंप पुणे 15 को भेजना है। ठीक है, तो ऑप्शन ई में है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर विल बी प्रिपेयर्ड सेंट्रली एट ग्रिप सेंटर दिघी कैंप पुणे 15। यानी जो कॉल लेटर वगैरह जो इशू होता है उसका लिस्ट प्रिपेयर करती है कौन? ग्रिप सेंटर पुणे, क्योंकि सेंटर और रिकॉर्ड दोनों वहीं पे थे, सेंटर का काम है भर्ती उर्ती करना, तो वही करेगी। ऑप्शन एफ में है कि कंट्रोल नंबर फॉर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर इन 8 डिजिट and it will be used as index number while conducting OMR based रिटन एग्जामिनेशन। ये उन लोग का अपना होता है कंट्रोल नंबर, वहां लगता है। ठीक है, इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है। और एज क्राइटेरिया, ठीक है, एज क्राइटेरिया जो फिक्स की गई है, एज क्राइटेरिया फॉर एबव ट्रेड आर फिक्स्ड एज अंडर। तो एज क्राइटेरिया कुछ लोग पूछ रहे थे सर मेरी एज 32 साल है, 33 साल है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? तो लीजिए बिल्कुल डेट वाइज क्लियर हो गया। तो ये देखिए 18 से 27 साल एज है इसकी टोटल। यूआर कैंडिडेट जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 99 से लेके 1 जून 2008 के बीच का है वही अप्लाई कर सकता है। इससे पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बाद वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ओबीसी को 3 साल का वेटेज मिलता है, तो इनका 3 साल ऐड करके 1 जून 96 से लेकर के 1 जून 2008 तक का डेट ऑफ बर्थ पीरियड जो है वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे आगे पीछे का नहीं करेंगे। ठीक है, और एससी एसटी को 5 साल का वेटेज मिलता है, तो इनका हो जाएगा 1 जून 94 से लेके 1 जून 2008 तक के बीच का जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई एज क्राइटेरिया की बात। अब चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि फॉलोइंग पोस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स बीआरओ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन है। चलिए इसे भी बता देते हैं। इसमें लिमिटेड पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के लिए टोटल 3 पोस्ट दिए गए हैं, है ना? अब इसमें देखिए क्राइटेरिया ओएच होता है कुछ इनके कैटेगरी में, बीएच होता है एक और एचएच के लिए एक कैटेगरी, टोटल 3 वैकेंसी दी गई है। और एसकेटी में टोटल 12 पोस्ट दी गई है, 3-3 सब में दी गई है ना? टोटल 3-3 करके दी गई है। लास्ट वाला अदर देन ओएच एचएच बीएच के लिए 3, यानी 3-3-4 12, टोटल 12 वैकेंसी दी गई है। यानी पीडब्ल्यूएड कैंडिडेट के लिए केवल 12 वैकेंसी है
एसकेटी में और ड्राफ्ट्समैन में 3 है टोटल, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं एब्रिविएशन की। तो एब्रिविएशन क्या है भाई? ये एब्रिविएशन एस फॉर सिटिंग, एस टी फॉर स्टैंड, डब्ल्यू फॉर वॉकिंग, बी एन फॉर बेंडिंग, मतलब ये चीजें इनके लिए है। ये शॉर्ट नोटिस होती है, मतलब शॉर्ट एब्रिविएशन दिया गया है पीडब्ल्यूएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। ये जो फ्रेशर नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अगला स्टेप पे आ जाते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट है, देखिए इसमें है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की तरफ से जारी किया गया है 1 जनवरी 2026। एडवर्टीजमेंट नंबर जो होगा इसका, रिलीज प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोग इसे केयरफुली पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे नहीं भरे हैं और जो भर के भेज दिए हैं, जिनकी 21 मई से पहले चली गई है, उनका मैं थोड़ा बाद में अपडेट करूंगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा पता करेंगे इंटरनली। और पता चलेगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर बाद में दोबारा भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भर लेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फाइलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रेड इन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स इन इंडियन नेशनल, मेल्स ओनली मेंस कैंडिडेट नॉट फॉर गर्ल्स। बहुत सी लड़कियां भर देती हैं, इस चीज का ध्यान नहीं देती हैं, तो लड़कियों से अनुरोध है कि ये इस फॉर्म को नहीं भरेंगी, ठीक है। और वैकेंसी वही है टोटल, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। और सेम चीज देखिए यहाँ नीचे है कि आपका पोस्ट वाइज ड्राफ्ट में ये, अच्छा ये नीचे एक वैकेंसी का क्लियरेंस हो रहा है कि वैकेंसी ईयर मार्क बट ई एक्स सर्विसमैन, भाई जो रिटायर है आर्मी पर्स वगैरह होते हैं उनके लिए है, एंड पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रिस्पेक्टिव पोस्टेड। तो देख ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 6 वैकेंसी एसएम के लिए रिजर्व की गई है और 3 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी मात्र एसएम के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। स्टोर कीपर की 45 वैकेंसी एसएम आर्मी पर्स के लिए है और 12 जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन यानी ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 39 है, ये सब आर्मी पर्स के लिए, जो आर्मी से रिटायर होते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। ऑपरेटर ओईएम मशीन, ओईएम में 31 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। इलेक्ट्रीशियन में 12 रिजर्व की गई, ये रिजर्व वैकेंसी होती है उस पोस्ट, मतलब टोटल वैकेंसी में से इतना आर्मी पर्स के लिए, ये सम के लिए, ठीक है। ईएक्स सर्विसमैन जिसको बोलते हैं, ईएसएम का शॉर्ट फॉर्म, ये ईएक्स सर्विसमैन, तो ये उनके लिए है भाई। तो जो आर्मी पर्स होंगे वो इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा चलिए, इसमें आप लोगों को अगर जॉब मिल जाती है तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो पे में बेसिक पे होगा, डीए होगा, एचआरए होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस होगा, आर पेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। हार्ड एंड रिस्क अलाउंस या फिर एससीआरए और एसडीए मिलता है, दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना पड़ता है जब ज्वाइन करने की बात है, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन बीआरओ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल इन बीआरओ वेबसाइट, तो मैंने बता ही दिया है 4 जुलाई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। अब ये वही सेम चीज हिंदी में है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो हिंदी में पढ़ लेंगे, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल बीआरओ जॉब हब में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक फिलिंग का इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एडवर्टीजमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट वाइल अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले इसे एक बार पढ़ना जरूर है भाई। तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगी 21 मई 2026 ऑनवर्ड्स कंसीडर होगी, ठीक है। एज कैलकुलेशन है जनवरी 2026 वाले में 18 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है। उसके बेस पे मैंने एज के बारे में ऊपर बता दिया है, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, क्योंकि 18 अप्रैल 2026 को ही आपका एम्प्लॉयमेंट 18 से 24 वाले में छपा था, इसलिए 18 अप्रैल दिया गया है। ऑप्शन बी है कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो नीचे दिया गया, मैं दिखा दूंगा, उसे उसी फॉर्मेट में भेजना है। एंड पेस्ट फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, ठीक है, इन प्रिस्क्राइब्ड प्लेसेस, करेक्ट प्लेस में उसको लगाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म्स के साइज की बात की जा रही है, तो वो नीचे दिया गया है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजिंग वन साइड ओनली, मतलब वन साइड पेपर होगा, दोनों साइड ही प्रिंट करेंगे आप लोग। एडमिट कार्ड भी वन साइडेड प्रिंट होगा, कोई भी पेपर आप वन साइड प्रिंट करिएगा, दोनों साइड प्रिंट मत करिएगा, ठीक है, आगे पीछे। पॉइंट 5 में कि द कैंडिडेट परचेजिंग प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड फ्रॉम द मार्केट शुड इंश्योर दैट द कन्फर्म्स टू द एबव पॉइंट। तो ये आप यहीं से प्रिंट आउट कर लीजिएगा, किस लिए मार्केट में जाइएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, आप वहां से प्रिंट आउट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट बीआरओ, www.bro.gov से आपको मिल जाएगी, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे,
तो लीजिए आ गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि द कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन टाइमली एंड शुड रीच द ग्रिप सेंटर बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी 4 जुलाई 2026 से पहले, एंड इज डेट्स स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट का। अब जाना कहाँ है? कमांडेंट ग्रिप सेंटर, ठीक है। कमांडेंट ग्रिप सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले है, रॉन्ग डिलीवरी एप्लीकेशन, यानी मान लीजिए जो कमांडेंट हमारे जो मेन सेंटर कमांडेंट होते हैं वो किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर आप लोग की एप्लीकेशन इसके बाद भी नोटिफिकेशन के बाद किसी वजह से डिले हो जाती है, तो आप लोग प्रॉपर भरिएगा, डिले का कोई सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड विथ नो सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने गलती से भी कहीं सिग्नेचर नहीं किया है और कुछ बच्चे पूरे पे कर देते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो जहां जितना बोला गया उतना ही करिएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया फॉर्म कैसे भरना है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर पॉइंट 9 है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड और एडमिट कार्ड विथ नो फोटोग्राफ्स विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने गलती से फोटो नहीं लगाया है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर में है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड आर एडमिट कार्ड विथ नो थंब एंड आर इनएलिजिबल इंप्रेशन आर विल बी रिजेक्टेड। मतलब आपने थंब नहीं लगाया और अगर दिख नहीं रहा है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तीन चीजों का बड़ा बारीकी से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 11th, एप्लीकेशन पोस्टेड फ्रॉम रॉन्ग एड्रेस नॉट present address to avoid benefit of 60 days of receipt of application from date of publication of advertisement will be rejected। यानी 60 दिन के अंदर, यानी 21 मई से लेके 4 जुलाई तक कैलकुलेट करेंगे तो 4 जुलाई से पहले उसको पहुंच जाना है। अगर आप कहीं गलत एड्रेस पुट कर दे रहे हैं कुछ ऐसी चीज तो उसके लिए ग्रेप सेंटर बीआरओ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ऑप्शन बी में है कि एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन इंग्लिश और हिंदी, केवल 2 ही भाषा में भरना है। बहुत से बच्चे हैं जैसे कि मान लीजिए कोई गुजराती है तो गुजराती में भर देता है, कोई मलयाली है तो मलयालम भर देता है, कोई मराठी है तो मराठी में भर देता है, तो बहुत से इशू आते हैं, तो उससे क्या होता है समझ में नहीं आता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सी इफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट आर रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट ओनली द लास्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर। मान लीजिए आपने एक ही बंदा 3-4 एप्लीकेशन धड़ाधड़ भेजे जा रहा है तो उसकी केवल लास्ट एप्लीकेशन कंसिडर हो जाती है, बाकी सब हटा दी जाती है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और जो पहले भर दिए हैं वो पैनिक नहीं होंगे, अभी फिर से भर सकते हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डी में यह बताया गया है दोस्तों कि कैंडिडेट शुड एफिक्स लेटेस्ट फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की बात हो रही है, फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसका जो मिनिमम, देखिए ये मेन ब्लैक वाला पॉइंट पढ़ लिया जाए, तो कैंडिडेट शुड बी पोसेशन ऑफ एडिक्वेट नंबर मिनिमम 12 ऑफ सेम फोटोग्राफ्स विथ हिम ड्यूरिंग ऑल फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी आपको इफ शॉर्ट लिस्टेड, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड यानी आप वही फोटो कम से कम 10-12 फोटो आप अपना बना लीजिएगा जो शुरू से लेकर अंत तक एप्लीकेशन फॉर्म में बनाइए, 12 फोटो बना लीजिए, 12 से 15 बनवा लीजिएगा आप लोग। अब क्या करिएगा कि वही फोटो लगाइएगा जो लास्ट तक चलेगा, ठीक है। कॉल लेटर आएगा, फिर एडमिट कार्ड पे भी वही लगाएंगे, आगे फर्दर अपॉइंटमेंट होगा तो वही फोटो लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे तो पहले से ही बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा यहाँ है कि इफ मिसमैच फोटोग्राफ affixed in the application form and admit card will with candidate appearance of account wearing glasses spectacle यानी चश्मे की बात हो रही है, and keeping and saving of mouse touch and or beard having in particulars hair style and result in rejection। तो मतलब आप लोग जो फोटो खिंचवाएंगे वो प्रॉपर अपनी सेविंग करा लीजिएगा, फेस वगैरह कायदे का रिकॉग्नाइज होनी चाहिए ताकि, और वही फेस आप लेकर के जाएंगे ग्रिप सेंटर में जब आपको कॉल लेटर आता है। तो ऐसा नहीं कि फिर आपने कॉल फोटो खिंचवाया था किसी बिना दाढ़ी का और पहुंच गया दाढ़िया बाबा बन के, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप इस चीजों को ये पढ़ लीजिएगा आप लोग हाईलाइट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में है कि एफ में है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर आइडेंटिटी कार्ड फॉर एग्जांपल आधार कार्ड इज अपडेट इफ द फोटो इज वेरी ओल्ड। अगर आपका फोटो बहुत पुराना है तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड आधार जो है अपडेट करवा लीजिएगा। देयर इज चेंज टू एड्रेस फोन नंबर फोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 2-3 years from date of written examination filing which candidate may not be allowed to given the examination। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग अपना बदल लीजिए। कहने का मतलब है कि 2 से 3 साल के पहले का पुराना, बहुत पहले का किसी का आधार में अपडेट है तो आप अपना आधार सेंटर में जाकर के प्रॉपर अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप लोग अपना कर लेंगे तो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। डियर जी पॉइंट में है कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड
सेंड सेपरेट एप्लीकेशन विथ सेपरेट फी, ठीक है। अगर आप एक मान लीजिए आपने अगर एसकेटी में अप्लाई किया, फिर आप चाहते हैं हिंदी टाइपिस्ट में करूं, तो उसका अलग फीस भरेंगे, दूसरे का दूसरा फीस भरेंगे। ऐसा नहीं कि एक फीस भरेंगे और दूसरे का में भी वही लगा देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने पहले बताया आप लोगों को, तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा। आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हाउएवर डेट ऑफ रिटन टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइड बाय द डिपार्टमेंट। ये सब एप्लीकेशन रिसीव होने की बात है। तो आप लोग फीस सबका सेपरेट सेपरेट भरेंगे। आप एक पोस्ट, दो पोस्ट, तीन पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग फीस भरिएगा, तभी एप्लीकेशन भेजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एच में मेंशन किया गया है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट मैच विथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बस ये मेन पॉइंट इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो 10th के मार्कशीट के अंदर नाम है, वही नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरेंगे, न कि उसको आगे पीछे। अगर आपका आगे पीछे नाम होता है तो भी दिक्कत होती है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो जो 10th क्लास के मार्कशीट में क्या होता है कि हमने देखा है, जैसे महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो उल्टा सीधा भरते हैं, और बाकी भी जो है अलग अलग भरते हैं। कुछ केरला के हो गए, उन लोगों का नाम प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो वो लोग अलग अलग भरते हैं। तो जो आपके मार्कशीट में मेंशन्ड है वही चीज भरिए, जैसे मार्कशीट में छपा है वैसे ही, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज आप उल्टा सीधा भरेंगे तो उसमें क्या होगा, अपने से कुछ भी ऐड मत करिए, नहीं तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए जे पॉइंट पे पहुंचते हैं। जे में है कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इसेंशियल एजुकेशन, qualification, date of birth, caste certificate, proof of EWS status, etc. should be enclosed with application form. The all testimonial copy be attested by gazetted officer for self or self attested। तो या किसी gazetted अफसर से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, या खुद से सेल्फ अटेस्टेड भी करके लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर किसी कोई नहीं gazetted अफसर तक पहुंच पाता है तो खुद से भी कर ले, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके में होना चाहिए ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके। जो मान लीजिए अपना रेसिडेंस प्रूफ लगा रहा है, इसेंशियल लगा रहा है, एजुकेशन का लगा रहा है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को स्पेशली बता रहा हूँ कि लेटेस्ट बनवा लेंगे, पुराना नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। चलिए पॉइंट के में है कि एससी एसटी कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस हु हैव अप्लाइड फॉर एनी ट्रेड post in their respective category must not apply separately against your vacancy, since at the time of preparing combined merit list their name will be automatically upgraded in your category if they meet cutoff marks of your category and fulfill other यूआर कैटेगरी क्राइटेरिया। तो मतलब कहने का यह है कि एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट में अपने एप्लीकेशन को नहीं फिल करेगा, क्योंकि इसमें क्लियर कहा गया है कि आप जो है अगर उस क्राइटेरिया को यूआर का फुल फिल करेंगे तो एप्लीकेशन अपने आप अपग्रेड कर ली जाएगी, ठीक है। वो डिपार्टमेंट खुद कर लेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी बच्चा एप्लीकेशन भरेगा यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट में नहीं भरेगा, ठीक है, क्लियर कट बात है। चलिए नेक्स्ट में पहुंचते हैं। आई में ये बोला गया है दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट, ठीक है, इसमें है कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु fulfill required educational qualification, technical qualification under your category can also apply against your vacancy in case no vacancy exists in their respective category against this advertisement. However, no relaxation in age and application fee would be permissible then, ठीक है। तो अगर जब नहीं है तो आप लोग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट में, जो होगा वो परमिसेबल आपको अलाउ नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। अच्छा एम में है कि द कैंडिडेट हु इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एससी और एसटी in their application form must include the caste certificate as per central government format, ठीक है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट इसमें नीचे दिया गया है उसी फॉर्मेट में आप बना करके लगाएंगे तभी मान्य होगा। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ है, ओबीसी के लिए यहाँ। तो द ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट टू बी एज पर फॉर्मेट गिवन एंड अपेंडिक्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, इसमें नीचे दिया गया है, उसी के हिसाब से आप इसी फॉर्मेट में आप बना के देंगे। अलग से देंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में पहुंच चलते हैं। यम में यह बताया गया दोस्तों कि द कैंडिडेट हु इंडिकेट देयर कैटेगरी एज ओबीसी एंड बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल लेयर, यानी एनसीएल जिसको बोलते हैं, इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म must include the caste certificate as per central government format. In addition, submit a declaration in
द फॉर्मेट ऑफ अपेंडिक्स डी, जो इसमें अपेंडिक्स डी के तहत फॉर्मेट दिया गया है, एनसीएल जो होता है, जैसे यूआर में ईडब्ल्यूएस होता है, वैसे ही ओबीसी को एनसीएल की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी बिलो 8 लाख इनकम होती है, 1000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उनके लिए एनसीएल मिलता है, सारे ओबीसी को नहीं मिलता है। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, वही बनवाएंगे। चलिए नेक्स्ट में है कि ओ में है कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, 1 साल से पुराना का आपका इशू वो नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। शुड बी साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड शुड हैव ऑफिस राउंड सील एंड अपॉइंटमेंट सील ड्यूली अफिक्स्ड इन द प्लेस ऑफ प्रोवाइडेड। तो राउंड सील होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पी में यह कहा गया है कि एनी सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी आर इंग्लिश शुड बी इंक्लोज्ड विथ ट्रांसलेट इन हिंदी आर इंग्लिश ड्यूली अटेस्टेड बाय ए ग्रुप ए गेस्टेड अफसर। अगर कोई सर्टिफिकेट मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज में यानी लोकल लैंग्वेज आपने बनवा दिया है, तो उसको आप ट्रांसलेट करके किसी गेस्टेड अफसर से बनवा लेंगे, मतलब ट्रांसलेट करके किसी गेस्टेड अफसर से उसको अटेस्टेड करा के अटैच कर देंगे तो मान्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सन ऑफ सर्विंग ईएक्स ग्रिफ स्टाफ, जो ग्रिफ पर्सन जैसे हम हैं तो उनके बच्चों की बात हो रही है। रिकमेंडेड टू राइट देयर फादर्स पार्टिकुलर दैट इज जीएस नंबर रैंक एंड नेम ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन इन रीडिंग। ठीक है, तो जो ग्रिफ पर्स के बच्चे होंगे एंड फोटो कॉपी ऑफ देयर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, वो क्या करेंगे कि अपने एप्लीकेशन के टॉप में अपने फादर का जीएस नंबर नाम रैंक मेंशन कर देंगे रेड पेन से, और फोटो कॉपी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया हो, नीचे बताता हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड, जिसमें मांगा गया है फ्रॉम प्राइवेट एम्प्लॉय शुड बी ऑन प्रिंटेड लेटर हेड quoting their reference number with rubber seal. The certificate must candidate registration number, GST number, TIN number, nature of work done and period of employment। ये सारी चीजें दोस्तों मेंशन रहेगी तभी होगा, ऐसे कोई फॉरलो सर्टिफिकेट बना के मत लगा दीजिएगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, जिसमें मांगा गया उसकी बात करेंगे, किसी में मांगा गया नीचे बताते हैं। चलिए यस में है फ्रेंड्स कि कैंडिडेट शुड नोट दैट the date of birth filled in the application should be same as recorded in the matriculation SSLC certificate यानी 10th में an equivalent certificate. No subsequent request for its change will be considered. Mark sheet and or certificate will only be accepted as proof of date of birth। यानी जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही माना जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज अगर आप लगाते हैं तो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार डेट ऑफ बर्थ से इशू रहेगा, वो मान्य होता है। ये बहुत ज्यादा हमने देखा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा और केरला वाला के बच्चों का होता है, तो आप लोग प्रॉपर इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब मार्कशीट, सनद, मार्कशीट, ये सारी चीजें प्रॉपर लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि कैंडिडेट टी में कि कैंडिडेट मस्ट इंक्लोज मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अप्लाइड पोस्ट टू वेरीफाई द परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर, है ना। तो वही लगाना है जो उसमें इसेंशियल है, आलतू फालतू मत लगाइएगा। इफ ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन मार्कशीट देन एक्सप्लेनेशन कन्वर्जन इनटू मार्क्स must also be enclosed attached, otherwise least passing percentage will be assumed। ठीक है, तो यानी जिसका ग्रेडिंग हो जाता है, सीजीपीए होता है, एसजीपीए होता है, तो सीजीपीए वाले 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एसजीपीए वाले सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और सीबीएसई के गाइडलाइन है सीजीपीए 9.5 से करता है और बाकी जो है उसमें कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यू में है दोस्तों कि इसमें यह कहा गया है कि एडमिट कार्ड विल बी पोस्टेड टू द communication address as given by the candidate in the admit card, hence candidate must ensure correctness of the address given in the admit card। यानी आपको एडमिट कार्ड जहां चाहिए वही एड्रेस उसके अंदर मेंशन करिएगा। और ड्यूरिंग द फॉर्म फाइलिंग, चलिए वो आगे बताते हैं उसी समय, मतलब चलिए नीचे उसको बात कर लेंगे। ठीक है, तो उतना ही एड्रेस भरिएगा, आलतू फालतू मत भरिएगा, जहां आपको एडमिट कार्ड चाहिए वही भरिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इनमें है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन हु वांट टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विल हैव टू सबमिट ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट ऑफ अपेंडिक्स ई। इसके अंदर नीचे दिया गया अपेंडिक्स ई के अनुसार बना होना चाहिए। फेलिंग विच
एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। अगर आप अपेंडिक्स ई के अकॉर्डिंग नहीं बनाए तो रिजेक्ट हो जाएगी। कैजुअल पेड लेबर सीपीएल जो बॉर्डर रोड में सर्विस करते हैं, अब इनकी पॉइंट आ गए। इनका जो होता है कि सीपीएल इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग सीपीएल कोड नंबर साइंड बाय ओसी यूनिट काउंटर साइंड बाय कमांडर बीआरटीएफ एंड ड्यूली वेरीफाइड बाय कंसर्न और अकाउंट ऑफिस विथ देयर एप्लीकेशन। तो सीपीएल से मैंने पहले बताया है कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी 18 अप्रैल के बाद का बनाएंगे, वो ओसी से साइन होना चाहिए, काउंटर साइन कमांडर का होना चाहिए और वेरीफाइड बाय आपके कंसर्न अकाउंट ऑफिस का होना चाहिए, तभी आपको 10% वेटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके बाद आता है सीपीएल हु हैज वर्क इन 179 डेज एज सीपीएल ग्रिफ ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर्स। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें 10% आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। चलिए, सर्विंग इम्प्लाई इन अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। पर्सनल इम्प्लाई इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल sufficiently in advance so that their application which in time application will be rejected if not received। तो जो बंदे हैं अदर देन डिपार्टमेंट वाले, उनको भी एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल भर के भेजना है, तभी कंसीडर होगी। इसके बाद आ जाती है बीआरओ। बीआरओ में जो बंदे हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, जो खुद इस डिपार्टमेंट के हैं, रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस ग्रिप एम्प्लॉय एप्लीकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट कैंडिडेट शुड बी फॉरवर्डेड थ्रू देयर कंसर्न प्रोजेक्ट on their prescribed format as per ROI 198 in one lot of commandant ग्रेप सेंटर पुणे के लिए, ठीक है। तो जैसे आप जहाँ सर्विस कर रहे होंगे वहां से आप अपना फॉर्मेट है उसका ROI के अकॉर्डिंग उसको बना करके भर देंगे, ऑफिस के थ्रू प्रॉपर चैनल चली जाएगी वहाँ, ठीक है, तो आप कंसीडर होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन फॉर एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड। आप अगर इसकी बात करें तो रीजन फॉर एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड किन किन कारण से हो जाएगी, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप ग्रिप एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों को पता है, ज्यादा लंबा हो जाएगा इसे, है ना। तो एन एप्लीकेशन विल बी similarly rejected at a stage of the recruitment process for not conforming to the official format and having incomplete information and are wrong information and are misrepresentation of the facts used unsigned and are without thumb impression, है ना, and are without ledger document enclosed and are submitted without fee। where do you, मतलब आपने अगर कोई भी मिसमैच किया है तो भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप इन चीजों का ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, एप्लीकेशन विच आर नॉट फिल्ड अप एज पर इंस्ट्रक्शन आर partially filled up application will not be entertained, no communication will be done by the rejected application, ठीक है। इस अगर रिजेक्ट हो गई तो आपको कुछ बताया नहीं जाएगा। अच्छा, अब आगे हो जाता है कि एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड ड्यू टू वन ऑफ द फ्यू ऑल कंडीशन। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनकम्प्लीट, इलिजिबल एंड एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो भी हो जाएगी, अनसाइंड होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, विदाउट थंब इम्प्रेशन रहेगा तो भी हो जाएगी। आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट रहेगा, SC ST OBC EWS तो भी आप रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, इन चीजों का ध्यान देंगे। अंडर एज अगर होगी, जैसे कोई बच्चा अंडर एज है वो भर देगा तो भी हो जाएगी, ओवर एज होगा तो भी भर चली जाएगी, वो मैंने एज ऊपर बता दिया है। तो उस एज के बीच का ही बच्चा भर सकता है जो बर्थ हुआ है, उसके आगे और पीछे का नहीं भरेगा। नॉट पोसेशन ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल सर्टिफिकेट अटैच नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट फाउंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रहेगी तो भी हो जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट तो भी हो जानी है। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी तब भी हो जानी है। एनी अदर इंटीग्रिटी लाइक मल्टीपल डैमेज और एप्लीकेशन तब भी हो जाएगी भाई। तो ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान देंगे। थंब इम्प्रेशन अगर आप नहीं लगाते हैं एप्लीकेशन में तो भी हो जानी है, तो इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान देंगे कि कहाँ थंब इम्प्रेशन लगाना है, प्रॉपर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन पोस्टेड फ्रॉम रॉन्ग एड्रेस है तो भी आपकी रिजेक्ट हो जानी है। एंड एनी अदर रीजन नॉट मेंशन्ड एबव डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन तो भी हो जाएंगे। अब एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में आपके ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 27 साल है, ठीक है, और हिंदी टाइपिस्ट के सारे पोस्ट के लिए 18 से 27 है, ठीक है। 18 स्टोर कीपर 18 से 27 है।